नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे इफ्तिताह। शुमाली भारत में उभरते स्टार्टअप के इम्कानात पर मबनी है नुमाइश। 25 स्टार्टअप ले रहे हैं हिस्सा। वजीर दाखिला अमित शाह आज दलहन में खुद इन्हिसारी पर कौमी सेमिनार से करेंगे खिताब। तूर दाल की खरीद के लिए पोर्टल भी करेंगे लॉन्च। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का 2 रोजा नेपाल दौरा आज से। नेपाल भारत मुश्तरका कमीशन की 7वीं मीटिंग में होंगे शरीक। तृणमूल कांग्रेस लीडर महुआ मोइत्रा की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगा समाअत। दरख्वास्त में मोइत्रा ने दिल्ली हुकूमत के स्टेट डायरेक्टोरेट के हुक्म को किया है चैलेंज। शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी। अगले 3 दिन के लिए मुतअद्दिद रियासतों में घने धुंध का इंतबाह। महकमे मौसमियात ने जुनूबी रियासतों में बारिश की पेशगोई की। व्हाइट हाउस ने ईरान में हुए धमाके के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने से किया इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस हमले की भरपूर मजम्मत की। ईरान के सदर ने कहा कि हमलावर को चुकानी पड़ेगी कीमत। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो की आला अदालत के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोलोराडो कोर्ट ने सदारती इंतखाबात के लिए ट्रंप को करार दिया था नाअहल। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर 65 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। भारत को अब भी 36 रन की सबकत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अपने 1 रोजा दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया जम्मू की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 8वें कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी होंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में शुरू होने वाली मेगा स्टार्टअप एक्सपो का जुमेरात को नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एलजी मनोज सिन्हा मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। हमारे नामा निगार तापस भट्टाचार्य ने मेगा स्टार्टअप एक्सपो के हवाले से बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के एमडी जितेंद्र कुमार से बात की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमडी बीरा के जो डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो बात करेंगे हमसे जो अभी नया एक्सपो स्टार्ट होने वाला कठुआ में। सर, ये जो एक्सपो है ये अपने आप में एक अलग से ही है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से नया ट्रेंड बताएगा और कठुआ जहाँ पे इस तरीके के कभी इवेंट नहीं हुए थे वो पहली बार होस्ट करने जा रहा है। जी, कठुआ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे लिए। हमें लगता है कि कठुआ में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ बायोडाइवर्सिटी है, जो कि स्टार्टअप्स, वहाँ के स्टार्टअप्स उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। और बायरेक की फंडिंग मैकेनिज़म्स है, मेंटरशिप है, उनको सपोर्ट जो हमारा मिलता है। हमने बायोनेस सेट किया है, वहाँ पर बायोटेक पार्क सेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, IIM जम्मू है। तो एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है, जो हमें लगता है कि ये नॉर्थ इंडिया के लिए, उत्तर भारत के लिए एक एग्जाम्पल रहेगा। सर, इस पर्टिकुलर एक्सपो में 25 से ज़्यादा स्टार्टअप आ रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे ले जाने, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में? हमने देखा साउथ इंडिया तो डीप टेक और इसमें आगे बढ़ चुका है, लेकिन नॉर्थ में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो कितना महत्वपूर्ण होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है, क्योंकि इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के हर भाग में हम इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे, बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। हमें देखने में ये आ रहा है कि टियर 2 सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं और इनोवेटर्स हैं जो चाहते हैं कि उनको मदद मिले और वो आगे जाएं। तो ये नॉर्थ इंडिया कठुआ जो हम शो जहाँ एक्सपो करने वाले हैं, वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे भारत के लिए, जहाँ पे कि कोई भी टियर 2 सिटीज़ ये ना समझे कि उन्हें वो चीज़ें ना मिली जो
बेंगलोर में हैं और उनको सपोर्ट ना मिला जो हैदराबाद में हैं। भारत किस तरीके की भूमिका अदा कर सकता है अगले 5 साल में, जहाँ पे ऑलरेडी हम भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, उसको आगे लेके जाने में? बायरेक एक नोडल एजेंसी है, भारत सरकार की का उपक्रम है और ये नेतृत्व कर रहा है भारत के बायोटेक रिलेटेड स्टार्टअप्स। बायोटेक एक बड़ा उसका कैनवास है, बहुत बड़ा एक ये उसमें सभी लाइफ साइंसेज स्टार्टअप्स आते हैं और वो नेतृत्व एक इकोसिस्टम बिल्डिंग के द्वारा किया जा रहा है। फंडिंग उपलब्ध कराया जाता है, नेटवर्किंग, ब्रांडिंग, मेंटरशिप और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट फैसिलिटी दी जाती है। तो ये स्टार्टअप्स जो है बहुत ही उनको मदद मिलती है हमारे प्रोग्राम से। और इसके कारण क्या हुआ है कि सारे भारत में एक एक कोने में हमने अपने बायो इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हैं। 75 के करीब बायो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं और वहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशंस की मदद से हम वो उस काम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एमडी बायरेक के डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो बता रहे थे कि बायरेक एक अहम भूमिका अदा करने वाला है भारत को एक विकसित देश बनाने में। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में कौमी सेमिनार सहकार से समृद्धि दलहन में आत्मनिर्भरता में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में अमित शाह तूर की पैदावार करने वाले किसानों के रजिस्ट्रेशन, खरीदारी और अदायगी के पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत का कहना है कि इस किसान पर मबनी इस इकदाम का तूर दाल की पैदावार करने वालों को बेहतर कीमतों के साथ खरीदारी, हमवारे अमल और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से बराह रास्त बैंक ट्रांसफर के जरिए बाइख्तियार बनाना है और इससे घरेलू दाल की पैदावार को फरोग मिलेगा और दरामद पर इन्हिसार में भी कमी आएगी। और इसके तहत नेफेड और एनसीसीएफ के पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों से दालों के बफर स्टॉक की खरीदारी महकमा उमूरे सारिफीन के रहनुमा खतूत के मुताबिक की जाएगी और कम से कम इमदादी कीमत या बाजार की कीमत जो भी ज्यादा हो, इसकी अदायगी किसानों को की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से नेपाल के 2 रोजा दौरे पर होंगे। ये दौरा नेपाल के वजीर खारजा नारायण प्रसाद सऊद की दावत पर हो रहा है और इस दौरान वो काठमांडू में भारत नेपाल मुश्तरका कमीशन की 7वीं मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। भारत नेपाल मुश्तरका कमीशन 1987 में कायम किया गया था और 2 तरफा शिराकत के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के लिए एक फोरम फराहम करता है। दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि नेपाल नेबर फर्स्ट यानी कि पड़ोसी पहले की पॉलिसी के तहत भारत का तरजीही शिराकतदार है। दिल्ली हाई कोर्ट आज तृणमूल कांग्रेस की लीडर महुआ मोइत्रा की अर्जी पर समाअत करेगा। अर्जी में महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हुकूमत के स्टेट डायरेक्टोरेट के जारी करदा हुक्म को चैलेंज किया है। हुक्म के तहत महुआ मोइत्रा की सरकारी रिहाइश गाह को 14 दिसंबर से मंसूख कर दिया गया था और उन्हें 7 जनवरी 2024 तक इसे खाली करने की हिदायत दी गई थी। महुआ मोइत्रा ने अदालत से इस्तदा की है कि स्टेट डायरेक्टोरेट के हुक्म को रद्द कर दिया जाए या मुतबादिल तौर पर उन्हें 2024 के लोकसभा इंतखाबात के नताइज आने तक घर का कब्जा बरकरार रखने की इजाजत दी जाए। महुआ मोइत्रा को गैर अखलाकी तर्ज अमल का कसूरवार पाया गया था और 8 दिसंबर को ताजिर दर्शन हीरानंदानी से तहाइफ कबूल करने और उनके साथ पार्लियामेंट की वेबसाइट का सारिफ आईडी और पासवर्ड शेयर करने पर उन्हें लोकसभा से मुअत्तल कर दिया गया था। ईडी ने झारखंड में गैर कानूनी कानकनी घोटाले में वजीर आला हेमंत सोरेन के करीबी लोगों के घरों पर छापे मारे हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर अभिषेक प्रसाद, साहिबगंज के डिप्टी कमिश्नर और उनके दर्जनों करीबी साथियों के घरों पर छापे मारे हैं। दरअसल हुक्मरान जमातों की एक मीटिंग वजीर आला हेमंत सोरेन की रिहाइशगाह पर हुई। मीटिंग के बाद हुक्मरान पार्टी के वुज़रा और एमएलए ने कहा है कि हेमंत सोरेन उनके लीडर हैं और रहेंगे। मीटिंग में रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईडी की कार्रवाई से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र इस मीटिंग को बहुत अहम समझा जा रहा था।
और बात करते हैं मौसम की, जहां राजधानी दिल्ली से लेकर पूरा शुमाली भारत सर्द लहर की जद में है। दिल्ली में लोगों को कपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में मजीद सख्त सर्दी की पेशनगोई की है। इस दौरान कोहरे से भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वहीं कम से कम दर्जे हरारत के 10 डिग्री से नीचे बने रहने का इम्कान जाहिर किया गया है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेनें भी ताखीर से चल रही हैं। जल शक्ति की वजारत के सफाई और पीने के पानी के महकमे ने साल 2023 में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के दूसरे मरहले के तहत बेमिसाल कामयाबी हासिल की है। मुल्क के 85% गांव ODF प्लस बन चुके हैं। महकमे की दीगर कामयाबियों पर हमारे नामा निगार चंद्रशेखर ने बात की है सेक्रेटरी वैनी महाजन से। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में सचिव विनी महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि मैम 2023 में क्या क्या उपलब्धियां मंत्रालय की तरफ से रही हैं, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से रही हैं? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू हुआ और उसके चलते पिछले साल में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हमारे गांव जो ODF थे अब ODF प्लस बहुत बड़ी गिनती में हुए हैं। 4 गुना बढ़ोतरी हुई और अब हमारे 5,15,000 के लगभग गांव अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ODF प्लस घोषित कर चुके हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने या ठोस या तरल प्रबंध कर लिए हैं। इनमें से बड़ी गिनती में 1,25,000 के करीब गांव ODF प्लस मॉडल हो चुके हैं। 24 भी आ चुका है 2024, तो इसमें भी कई सारे प्लान्स आपने किए होंगे कि कैसे ज़मीनी स्तर पर जाकर के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को सफल बनाना है। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आप करने वाले हैं स्वच्छता को लेकर के? हमारी कोशिश ये है और हम अब सभी राज्यों के साथ विस्तार में विचार करने जा रहे हैं इसी महीने और अपना अगले साल की रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमने ये जो काम अब इतनी तेज़ी से चल रहा है इसको इस साल संपन्न करने की कोशिश करें। तो जो एसेट्स बनाने हैं, चाहे वो हमारे ठोस कचरे के लिए हो या तरल कचरे के लिए, तरल के लिए सोख्ता पिट्स बनाने हो या किसी और तरीके से गंदले पानी का प्रबंध करना हो, हमें फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हो, गाड़ियों का प्रबंध करना हो अपने सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए या प्लास्टिक वेस्ट के लिए। और इस साल हम चाहेंगे कि ऐसे प्रबंध हम बना दें, गाड़ियों का प्रबंध, उनको कचरे को लेके जाना, सही उसका प्रयोग करना, सही व्यवस्था करनी, कि हमारे सभी गांव स्वच्छ हो जाएं। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी होगी। ये सब काम हम जानते हैं कि स्वच्छता का काम महिलाएं उसका बीड़ा उठाती रही हैं, बहुत देर से हर घर में महिलाएं इसमें ज़िम्मेवारी लेती रही हैं। अगर वे इसमें अग्रणीय रोल लें, अगर लीडरशिप रोल लें, हम प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम विमेन लेड डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। हम महिलाओं को विकास में केवल उसके भागीदार नहीं बल्कि उसके नेतृत्व में देखना चाहते हैं। और जब ये होगा और महिलाएं आगे जुड़ेंगी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो कामयाबी की ओर लगातार प्रयास हैं स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज़ 2 के तहत। और 2024 में भी आपको कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, कई ऐसे कैंपेन देखने को मिलेंगे जिसमें महिलाएं नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत चलाई जा रही तमाम एक्टिविटीज़ का। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, जहां अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए महाराष्ट्र के ठाणे से जेनेरिक अद्वियात से भरा ट्रक भेजा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की दरख्वास्त के बाद जेनेरिक आधार कंपनी ने जरूरी अद्वियात की एक खेप अयोध्या भेजी है। जेनेरिक आधार कंपनी के बानी अर्जुन देश पांडे ने कहा है कि ये दवाएं खिदमत के जज्बे से मुफ्त भेजी जा रही हैं।
अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से जब हमको निवेदन आया ये चीज का कि अयोध्या में जितने भी श्रद्धालु 22 तारीख को आएंगे उनको अगर नेसेसरी मेडिकेशंस की आवश्यकता पड़े, मतलब पैरासीटामोल होने दीजिए, एजिथ्रोमाइसिन होने दीजिए, ये सब नेसेसरी मेडिकेशन हम लोग आज बिना मूल्य फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या के लिए रवाना करें। हमारी पूरी फार्मासिस्ट की टीम यहाँ पर है और मैं मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज जेनरिक आधार के माध्यम से हम लोग वहाँ पर सेवा पहुँचा पा रहे। और विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के देही और शहरी इलाकों से गुजर रही है और लोगों को मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में बता रही है। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में तैयार किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा है, जिसमें अवाम की शिराकत हर रोज बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड की राजधानी रांची के अपर बाजार में वाक़े निगम धर्मशाला पहुंची तो एक तरक्की याफ्ता और भारत के ख्वाब की ताबीर करने वाले लोगों ने खुले दिल से इसका खैर मकदम किया। तरक्कियाती बेदारी रथ के जरिए लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पैगामात सुने और मरकज की फलाही स्कीमों से वाकिफ हुए। इस दौरान इस्तेफादा कुनिंदगान ने मरकजी हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों की सताइश की। धुनकी देवी को भी उज्ज्वला स्कीम का फायदा मिला है, जिसकी खुशी उनकी मुस्कुराहट से साफ नजर आ रही थी। मकामी खातून सुषमा तिर्की ने भी गरीबों और कमजोर तबकात के मफाद में किए जा रहे कामों की तारीफ की और विकसित भारत संकल्प यात्रा के फवाइद पर बात की। शुगर का जांच हुआ, ब्लड प्रेशर का जांच हुआ, किसी का बदन हाथ में दर्द था, जिसको जैसा आवश्यकता के अनुसार सबों को प्राप्त हुआ। इस दौरान मकामी एमएलए सीपी सिंह ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत बनाने का हलफ दिलाया। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे। एमएलए सीपी सिंह और मकामी अवामी नुमाइंदे सुनील कुमार यादव ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज की फलाही स्कीमों से लोगों के मयारे जिंदगी में बेहतरी आई है और विकसित भारत संकल्प यात्रा तरक्की के फवाइद को समाज के आखिरी फर्द तक पहुंचाने का जरिया बन रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली फलाही स्कीमें जरूरतमंदों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर में हिस्सा लेने का मौका फराहम कर रही है। रांची से असीम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब बात करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की। अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके के पीछे इजराइल का हाथ होने की तरदीद की है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि ईरान में हुए धमाके की अमेरिका के पास ज्यादा तफसीलात नहीं है। अमेरिका ने इस बात से भी इनकार किया है कि इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है। अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके में हलाक होने वालों के अहले खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने ईरान के आला कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र के नज़दीक धमाके की शदीद मज़म्मत की है। एंटोनियो गुटरेस ने शरीक तर्जुमान ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल ने ईरान में हुए धमाके की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे और इस धमाके के जिम्मेदारों को सजा देने की अपील भी की है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो की आला अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोलोराडो की आला अदालत ने अमेरिकी कैपिटल तशद्दुद केस में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाब लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने हौसी बागियों से बुहिरा अहमर और खलीज अदन में बहरी जहाज़ों पर हमले बंद करने का मुतालबा किया है। 2024 में सलामती कौंसिल के पहले इजलास में गैलेक्सी लीडर जहाज़ को हौसियों के कब्जे से आज़ाद कराने का मुतालबा भी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी नुमाइंदे क्रिस लो ने कहा है कि इन हमलों से मैरीटाइम सिक्योरिटी, बैनुल अक़वामी नेविगेशन और तिजारत को शदीद खतरा लाहक है और साथ ही जापानी एलची ने हौसी बागियों की जानिब से दरपेश चैलेंजेस का भी जिक्र किया। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने नक्ल मकानी के मौजूदा बहरान की मजम्मत की है, जहां पनाह के हुसूल के लिए अमेरिका मैक्सिको की सरहद पर पहुंच रहे हैं।
माइक जॉनसन ने इन पॉलिसियों के लिए जो बाइडेन की सदारत पर तनकीद की और इसके बारे में रिपब्लिकन कहते हैं कि इसने मसले को बढ़ा दिया है। उन्होंने इसे एक नागुज़ेर आफत और सदर के अपने डिज़ाइन की तबाही करार दिया। काबिल जिक्र है कि अमेरिका और मैक्सिको के हुक्काम ने रिकॉर्ड नकल मकानी को रोकने की कोशिशों को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। बाइडेन की काबीना जनवरी के आखिर में वॉशिंगटन में मैक्सिको के रहनुमाओं से मुलाकात करने वाली है। यूक्रेन और रूस ने तकरीबन 5 माह में पहली बार जंगी कैदियों का तबादला किया है। दोनों ममालिक एक दूसरे के 200 से ज़ायद कैदियों को रिहा कर चुके हैं। रूस ने कहा है कि यह अमल मुत्तहदा अरब अमारात की सालसी में पेचीदा मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुआ। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेन ने अपने 248 फौजी एहलकारों को हवाले कर दिया है, जबकि यूक्रेन ने अपने 230 फौजियों की रिहाई की इत्तला दी है। इनमें 224 फौजी और 6 आम शहरी शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान फौजियों का ये सबसे बड़ा तबादला है। रूस और यूक्रेन के दरमियान 22 माह से जारी जंग को खत्म करने के तरीकों पर कोई बातचीत न होने के बावजूद दोनों ममालिक ने फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद से कई कैदियों का तबादला किया है। ताहम 2023 में इसकी तादाद में नुमाया कमी वाक़ हुई है और आखिरी बार दोनों ममालिक ने कैदियों का तबादला गुज़िश्ता अगस्त के अवाइल में किया था। मैक्सिको में अगवा किए गए 31 तारिकीन वतन को हुक्काम ने ढूंढ लिया है। सनीचर के रोज नामालूम मुसल्लह अफराद ने अमेरिकी सरहद के नजदीक वाक़े म्यूनिसिपैलिटी रेनोसा में एक हाईवे पर लातीनी अमेरिकी तारिकीन वतन को ले जाने वाली बस को अगवा कर लिया था। मैक्सिको अमेरिकी सरहद पर हजारों तारिकीन वतन का हुजूम है। वो बेकायदगी से यहाँ पर रेवो ग्रांडे को उबूर करके अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि 2023 में तारिकीन वतन की एक रिकॉर्ड तादाद में तारिकीन वतन ने गुर्बत, तशद्दुद, मौसमियाती तब्दीली और तनाज़ात का सामना करते हुए वस्ती अमेरिका और मैक्सिको का सफ़र किया था। जापान में ज़लज़ले के बाद मलबे से लोगों को निकालने का काम में ताख़ीर हो रही है। मलबे के नीचे दबे लोग सर्दी और बारिश के दरमियान निकाले जाने के मुंतज़िर हैं। जापान में ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 65 हो गई है। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले शहर विजिमा में मुनहदिम इमारतों के मलबे तले दबे लोगों की तलाश के लिए राहत रिसा अमला रात भर काम करता रहा और टूटी सड़कें, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों के दूर दराज वाक़ होने की वजह से जापान में इमदादी और बचाव की कार्रवाइयों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ज़लज़ले के 3 दिन बाद भी मुकम्मल नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। वहीं बरतानिया में समुद्री तूफान हैंक की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। तूफान की वजह से होने वाली शदीद बारिश के बाइस नॉर्थम्पटन शहर के आसपास सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। समुद्री तूफान हैंक की वजह से कई घरों की बिजली गुल हो गई है और इसके अलावा रेल की आमदोरफ्त में भी रखना पड़ा है। समुद्री तूफान हैंक की वजह से आने वाले सैलाब के बाइस कई बड़े शहर बंद हो गए हैं। सड़कों और रेल की पटरियों पर दरख्त उखड़कर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और ग्लुस्टरशायर में एक शख्स की गाड़ी पर दरख्त गिरने से मौत हो गई। तूफान के बाइस इंग्लैंड में 250 से ज़ायद शहरों में सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले तमाम अखबारात ने ईरान में हुए धमाके की खबर को ही सुर्खी बनाया है। रोज़नामा इनकलाब से यहाँ पर हमने सुर्खी ली है, जहाँ ईरान में दहशतगर्दाना हमला 100 से ज़ायद जाबहक बताए जा रहे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ ही हमास के जो सीनियर रहनुमा हैं इजरायली हमले में वो जाबहक हो गए हैं। ये भी खबर है इसमें। आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें जान लेते हैं। मौसम के हवाले से यहाँ पर खबरें शाया की गई हैं, जहाँ पर दिल्ली में मुंजमद कर देने वाली सर्दी पड़ रही है और दर्ज हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके अलावा रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के पहले सफ़े पर भी मौसम के हवाले से ही खबर शाया की गई है, वो भी आपको बता देते हैं, जहाँ पे शुमाली हिंद में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ट्रेनें मुतासिर हो रही हैं और परवाज़ों का भी रुख तब्दील किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक और ख़बर यहाँ पे शाया हुई है। कश्मीर में भी आपको बता दें कि शोहराए आफाक झील जो है, डल झील,
उसके कुछ हिस्से मुंजमद हो गए हैं। शिकारा जो है वो भी मुश्किल पैदा कर रहा है, जो चलने में वहाँ पे मुश्किलात पैदा हो रही हैं उसके भी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक खबर है कि AI की मदद से दिल्ली के एम्स में स्मार्ट लैब से मरीजों का टेस्ट किया जा रहा है और रोज़ाना 90,000 टेस्ट हो रहे हैं और 90% रिपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ 12 घंटे के अंदर ही दी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटानिया से यहाँ पर खबर है, ब्रिटानिया में हज़ारों डॉक्टरों की हड़ताल देखी जा रही है और ये 6 रोज़ा हड़ताल है जो डॉक्टरों ने वहाँ पर की है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान केप टाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना लिए हैं और इससे कबल जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स के 55 रन के जवाब में भारत की पहली इनिंग्स 153 रन पर सिमट गई और इसके जवाब में भारत ने 153 रन बनाकर 98 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत को 36 रन की बढ़तरी हासिल थी और पहले दिन खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ताहम भारतीय फास्ट बॉलिंग के सामने अफ्रीकी बल्लेबाज क्रीज पर ना ठहर सके और पूरी टीम 55 रन पर ढेर हो गई। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ अफ्रीकी टीम का अब तक का सबसे कम स्कोर था। जवाब में भारत की पहली इनिंग्स भी कुछ खास न कर सकी और टीम 153 रन पर सिमट गई। भारत की जानिब से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए, जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 39 रन की इनिंग्स खेली। भारत के 7 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सके। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।